वो कालीन पर सिमट कर बैठी थी। डर के मारे उसका वजूद कांप रहा था और उसका मासूम सा चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बेबसी भरी नजरों से सामने सोफे पर बैठे अल्तमश को देख रही थी। अल्तमश बड़े रौब से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था। उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। वो हाथ में सिगरेट ले उसके कश ले रहा था और नीचे बैठकर रोती हुई सनम को घूर रहा था। सनम की मिन्नतों का अल्तमश पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जिद थी। ये नाटक बंद करो और चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो। वो सीधा होकर बैठा और टेबल पर रखे पेपर्स की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट और सख्ती थी कि मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? मेरा क्या कसूर है? आपकी शादी तो दीदी से हो रही है ना? और वो आपसे कितना प्यार करती है, फिर आप उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं? सनम की आवाज कांप रही थी। अल्तमश ने एक लंबी सांस ली, सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने झुककर रोती हुई सनम को हाथ से पकड़ा और एक झटके से खींचकर सोफे पर पटक दिया। तुम्हें पता भी है प्यार क्या होता है? उस सोफे के पीछे हाथ टिकाकर उसके चेहरे के इतना करीब आ गया कि उसकी सांसों की गर्मी सनम को महसूस होने लगी। सनम झटके से पीछे हुई। उसका सिर सोफे से टकराया तो दर्द के मारे उसके मुंह से कराह निकल गई। मगर अल्तमश को उसके दर्द की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी डरावनी नजरों से उसे घूर रहा था। प्यार वो होता है जिसके लिए इंसान सब कुछ छोड़ दे, रीति रिवाज, खानदान, सब कुछ। और मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। मैं पूरे खानदान के खिलाफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम चाहिए हो सनम, सिर्फ तुम। उसकी बातों में इतना जुनून था कि सनम अंदर तक कांप गई। क्या आप पागल हो गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपको भाई मानती हूँ। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। तुम चाहो या ना चाहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक साइन की देर है। साइन करो यार। उसने बड़े सख्त अंदाज में पेपर्स उसके सामने रख दिए। मैं साइन नहीं करूँगी। आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे अभी के अभी वापस छोड़कर आइए। मेरी बात सुनो सनम। अल्तमश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाना चाहा। जैसे ही उसका हाथ लगा, उसने हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए मुझसे, वो चिल्लाई। हाथ लगाने का सर्टिफिकेट भी अभी मिल जाएगा जब तुम इन पेपर्स पर साइन करोगी। मेरी मर्जी के बिना आप इन पेपर्स पर मेरे साइन नहीं करवा सकते। इन पेपर्स पर अगर साइन करेगी तो वो दीदी करेगी, क्योंकि आपकी शादी उनके साथ होने वाली है, सनम ने कहा। अल्तमश के माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा ना, तुम्हारी मर्जी की कोई वैल्यू नहीं है। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं उससे शादी करूंगा, समझी तुम? गुस्से से कहते हुए उसने जबरदस्ती पेन सनम के हाथों में थमा दिया। सनम लगातार रोती रही। नहीं, मैं आपको अपनी दीदी के साथ धोखा नहीं करने दूंगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको पाने के लिए दुआएं करती है, और आप उनके साथ ये जुल्म करेंगे? सनम साइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अल्तमश ने गुस्से में दांत पीसकर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि तुम इनकार करोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा? गलतफहमी है तुम्हारी। जिस चीज को मैं चाहता हूँ वो मेरी होकर ही रहती है, इसलिए मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। सनम, शराफत से इन पेपर्स पर साइन करो, और अगर तुमने साइन नहीं किए तो मैं फिर भी वो सब करूंगा जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तुम्हें वापस हवेली जाना कभी नसीब नहीं होगा। तुम हमेशा यही मेरी कैद में रहोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गायब हो गई। सब यही समझेंगे कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे ही तो नहीं रखूंगा ना। जाहिर सी बात है, हमारे बीच वो सब होगा जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। अब सोच लो, बिना शादी के मेरी कैद में रहकर बीवी वाले फर्ज निभाने हैं या इन पेपर्स पर साइन करके वापस हवेली जाकर बदनामी से बचना है। अल्तमश का लहजा बहुत खतरनाक था। सनम कुछ देर उसे हैरत से देखती रही और फिर दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फुट फुट कर रोने लगी। बस करो ये रोना धोना। मैंने कहा ना कि साइन करो इन पेपर पर।
अल्तमश कुछ देर उसे देखता रहा और फिर सख्ती से उसके हाथों को चेहरे से हटाया। नहीं करूंगी साइन। और उसके हाथों को झटकते हुए बेखौफ होकर चिल्लाई, साइन तो तुम्हारे फरिश्ते भी करेंगे। अल्तमश ने सख्त लहजे में कहा और उसे खींचकर बेड की तरफ ले जाने लगा। सनम हैरान होकर उसका ये रूप देखने लगी। आप क्या कर रहे हैं अल्तमश भाई? वो चिल्लाई। अल्तमश ने उसे बेड पर धकेला और उसके ऊपर झुक गया। तुम्हारे नाजुक वजूद पर अपनी मुहर लगा रहा हो, फिर इसके बाद तुम खुद मुझे शादी के लिए कहोगे। मेरी जान, क्या मतलब? कैसे सुहागरात? सनम का दिल डर से कांपने लगा। अल्तमश ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। माना कि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, मगर तुम पूरे 18 साल की हो। बच्ची नहीं हो कि सुहागरात के नाम पर शर्माओगी। उसकी आंखों में देखते हुए वो शातिर अंदाज में मुस्कुराए। सनम की आंखें डर के मारे फैल गई। भाई? उसके गले से दबी कुचली आवाज निकली। मैं तुम्हारा भाई नहीं, अब शोहर हूँ। बेवकूफ लड़की, और शोहर को भाई नहीं कहते। अल्तमश माथे पर बल डाले उसे दबोचते हुए किसी काली घटा की तरह उस पर छा गया। सनम डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। वह पूरी तरह अल्तमश के कब्जे में थी। सनम की डरी हुई आंखों में देखते हुए अल्तमश की आंखों में अचानक नशा सा छा गया। उसके नाजुक वजूद के एहसास ने उसे बहकाना शुरू कर दिया था। खुद पर से काबू खोते हुए वो सनम के चेहरे की ओर झुका और उसे शिद्दत से चूमने लगा। सनम ने विरोध करने की कोशिश की, मगर अल्तमश की ताकत के सामने उसकी कमजोर कोशिशें बेकार थी। वो बुरी तरह तड़प तड़प कर रोने लगी। अल्तमश उसे छोड़कर पीछे हटा और उसे आजाद किया। सनम हिचकियां लेने लगी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो रहा था। उसे इस तरह रोता देख अल्तमश के दिल में कुछ हलचल हुई। रिलैक्स मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। उसने उसे उठाकर बिठाया और नरमी से उसकी पीठ थपथपाने लगा। सनम का रोना कम नहीं हुआ। ये पानी पियो। अल्तमश ने उसे चुप होते देख टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे सनम ने गुस्से में हाथ मारकर दूर कर दिया। अल्तमश ने एक गहरी सांस ली और गिलास वापस टेबल पर रख दिया। देखो सनम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें वापस हवेली लेकर जा रहा हूँ, मगर वहां जाकर फिलहाल तुम किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताओगे। अल्तमश ने बहुत संजीदगी से उसे समझाया। क्यों? क्यों ना बताओ? सबको बताऊंगी आपकी इस घटिया हरकत के बारे में। वह आंसुओं के बीच नफरत भरे लहजे में बोली। अल्तमश ने गुस्से में उसे घूरा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं भी अपना इरादा बदल देता हूँ। ये कहते हुए उसने सनम को कमर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या? क्या मतलब? सनम पूरी तरह डर गई। मतलब तुम अच्छी तरह समझ चुके हो, और अगर नहीं समझी तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। और फिर से उस पर हावी होने लगा। नहीं बताऊंगी, छोड़िए मुझे। सनम का डर के मारे बुरा हाल होने लगा। तो पहले ही सीधी तरह मान जाया करो, मुझे उकसाना जरूरी है क्या? उसे घूरते हुए वो अलग हुआ। सनम जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। जाओ, अच्छी तरह मुंह धोकर आओ। अल्तमश के हुक्म पर वो उसे नफरत भरी नजरों से देखती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। या खुदा, क्या होगा जब सबको पता चलेगा? पहले ही इकरा दीदी के अलावा मुझे इस हवेली में कोई पसंद नहीं करता, और जब दीदी को पता चलेगा तो वो भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। सनम बेड पर आधे मुंह लेटी रोते रोते यही सोच रही थी। अभी कुछ देर पहले ही अल्तमश उसे हवेली छोड़कर गया था और गेट पर उसने एक बार फिर उसे धमकी दी थी। अपनी जुबान बंद रखना सनम, वरना जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। अल्तमश का लहजा बहुत खतरनाक था और सनम अंदर तक कांप रही थी। अल्तमश उसके बड़े ताया अकबर खान का बेटा था। अकबर खान का एक बड़ा बेटा भी था, फारूक खान, जो शादीशुदा था और 2 बच्चे का बाप था। उनके दादा अख्तर खान इस गांव के सबसे सम्मानित और इज्जतदार इंसान थे। अख्तर खान के 2 बेटे थे, अकबर खान और सादिक खान। दोनों बेटों की शादियां अख्तर खान ने अपनी मर्जी से खानदान में ही करवाई थी, क्योंकि उनके यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। शादी के फैसले बड़े ही लेते थे, जिसमें लड़के लड़की की पसंद नहीं पूछी जाती थी, बल्कि उन पर फैसला थोप दिया जाता था। अकबर खान तो शादी के बाद 2 बच्चों का बाप बनकर सुकून भरी जिंदगी जी रहा था,
लेकिन सादिक खान की जिंदगी में उनकी बीवी हमीदा के अलावा कोई और भी था। दरअसल अख्तर खान की शहर में कुछ फैक्ट्रियां थी जिनकी देखभाल के लिए सादिक खान अक्सर वहां जाया करते थे। एक दिन फैक्ट्री में नसीम नाम की एक नई लड़की आई और सादिक खान को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। हालांकि वो शादीशुदा थे और उनकी 5 साल की बेटी इकरा और 2 बेटे भी थे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए। नसीम का इस दुनिया में अपनी बूढ़ी बीमार माँ के सिवा कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया। एक तो प्यार और ऊपर से नसीम को बेसहारा देखकर सादिक खान ने उससे निकाह कर लिया। उन्होंने इस निकाह को 1 साल तक छिपा कर रखा, लेकिन जब नसीम ने एक बच्ची को जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया तो सादिक खान 10 दिन की सनम को लेकर हवेली आए और अपनी दूसरी शादी के बारे में सबको बताया। हवेली में जैसे तूफान आ गया था, लेकिन क्योंकि नसीम अभी इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए अख्तर खान ने सादिक की इस गलती को माफ कर दिया और उन्हें घर से नहीं निकाला। सनम की परवरिश हवेली के नौकरों के हाथों होने लगी, क्योंकि घर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। खास तौर पर सादिक खान की पहली बीवी हमीदा तो उस मासूम बच्ची से सख्त नफरत करती थी। सिर्फ इकरा के दिल में अपनी छोटी बहन के लिए प्यार था। अपनी माँ से छिपकर सनम को गोद में लेती, उसे प्यार करती और इसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। वक्त बीतता गया और सनम बड़ी होती गई। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से सादिक खान का भी देहांत हो गया। उनके जाने के बाद सनम की हालत बिल्कुल एक अनाथ बच्चे जैसे हो गई। इकरा के अलावा किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। फिर भी सनम सबका प्यार पाने के लिए भाग भाग कर काम करती थी। हमीदा की नफरत के बावजूद वो उन्हें बड़ी अम्मा कहते नहीं थकती थी। सादिक खान की मौत के बाद जमीन और फैक्ट्रियों का सारा काम अकबर खान और उनका बेटा फारूक खान संभालने लगे थे, जबकि छोटा बेटा अल्तमश पढ़ाई के लिए विदेश में था। 1 साल पहले जब वो वापस आया तो गांव की हवेली में रहने के बजाय उसने शहर में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। जब उसका काम पूरी तरह सेटल हो गया तो वो कभी कभार ही हवेली आता और 1-2 दिन रुककर वापस चला जाता था। उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ कि कब हवेली में भाग भाग कर काम करती मासूम सनम उसे पसंद आने लगी। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि बचपन में ही उसका रिश्ता इकरा से तय हो चुका था। उनके खानदान में एक बार रिश्ता तय होने के बाद मंगेतर को छोड़ना मुमकिन नहीं था, मगर वो खुद को समझा नहीं पाया और सनम की मासूमियत पर अपना दिल हार बैठा। उसे पता था कि हवेली में सनम के साथ किसी का भी बर्ताव अच्छा नहीं है। खासतौर पर सादिक खान की मौत के बाद तो सबको जैसे खुली छूट मिल गई थी कि उसके साथ जैसा चाहे सुलूक करे। ये बात अल्तमश को चुभने लगी थी और वो जल्द से जल्द सनम को उस हवेली से निकालना चाहता था। सनम की वजह से अब उसने हवेली के चक्कर काटने शुरू कर दिए थे। सबको इस बात पर हैरानी होती थी, क्योंकि पहले वो हवेली में बहुत कम आता था, मगर कोई नहीं जानता था कि चक्कर तब बढ़े जब अल्तमश को सनम से मोहब्बत हो गई। इस बार जब वो हवेली आया तो उसे पता चला कि खानदान की परंपरा के मुताबिक उसकी शादी उसकी मंगेतर इकरा से तय की जा रही है। ये सुनकर वो बेचैन हो गया। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने माँ बाप से साफ कह दिया कि वो इकरा से शादी नहीं करना चाहता। उसने जानबूझकर सनम का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर घर वालों को पता चला कि वो सनम को पसंद करता है तो वे सनम की जान ले लेंगे, पर उसकी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे। इसलिए उसने बिना सनम का जिक्र किए बस इतना कहा कि उसे इकरा पसंद नहीं है। उसकी इस बात से हवेली में हंगामा खड़ा हो गया। दादा अख्तर खान ने उसे 2 टूक अंदाज में सुना दिया कि वो खानदान के रिवाजों और उसूलों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर अल्तमश ने इकरा से शादी नहीं की तो उसे हवेली और जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। उनके खानदान में ये पुराना नियम था कि अगर कोई अपनी मंगेतर को छोड़कर किसी बाहरी लड़के से शादी करता तो खानदान वाले उसे सारे रिश्ते तोड़ लेते थे। अख्तर खान की इस धमकी ने अल्तमश को खामोश कर दिया। सबको लगा कि वो डर गया है और उसने हार मान ली है, इसलिए सब निश्चिंत होकर शादी की तैयारियों में जुट गए। दूसरी तरफ इकरा का दिल टूट गया था। वो सालों से अल्तमश से प्यार करती आ रही थी और अब ये जानकर कि अल्तमश उसे पसंद नहीं करता वो बहुत दुखी हो गई थी। इकरा को गहरा सदमा लगा था। बेशक शादी की बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थी। वो जानती थी कि अल्तमश ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सबके दबाव में आकर कर रहा है। शादी में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। जब अल्तमश हवेली आया, वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा
खामोशी से घर की औरतों की तैयारी को देख रहा था। चारों तरफ कपड़े और गहने फैले हुए थे। अल्तमश की नजरें भले ही उन चीजों पर थी, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह एक बड़ा फैसला करने यहाँ आया था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि जो उसने सोचा है उसे पूरा करने का मौका मिल जाए। वह अपनी ही सोच में डूबा था कि तभी उसके सामने चाय का कप आया। अल्तमश ने चौंक कर देखा। भाई चाय। सामने सनम खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सनम को देखते ही अल्तमश को अपने दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने घुटनों तक आने वाली मल्टी कलर की रेशमी फ्रॉक पहनी थी, जो सुंदर लेस से सजी हुई थी। गले में लापरवाही से दुपट्टा डाले उसके सामने खड़ी थी। उसने बालों की ऊंची पूनी बनाई थी और कुछ लटें उसके साफ चेहरे पर झूल रही थी। अल्तमश ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए उसके हाथ से कप ले। ए लड़की, तमीज नहीं तुम्हें? इतनी बड़ी हो गई हो और भाई के सामने नंगे सिर खड़ी हो। दुपट्टा ओढ़ो। पास ही बैठी हमीदा बेगम ने सनम को अल्तमश के सामने इस तरह देखकर डांटा। सनम ने हड़बड़ाते हुए तुरंत दुपट्टा सिर पर रख लिया, लेकिन भाई शब्द सुनकर अल्तमश का दिल कड़वाहट से भर गया। अपने जज्बातों को छिपाने के लिए उसने चाय का घूंट पिया। सुनो सनम, वो जाने लगी थी कि तभी अल्तमश ने उसे रोका। जी भाई। सनम तुरंत पलट कर बोली। शादी की शॉपिंग कर ली तुमने? अल्तमश के इस सवाल पर उसने नामे सिर हिला दिया। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा। अल्तमश की ये बात सुनकर सनम का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। हमीदा ने नफरत भरी नजरों से सनम को देखा और उनके करीब आ गई। क्या बातें हो रही है? उनके लहजे में कड़वाहट थी। ओ ताई जी, मैं सनम से कह रहा था कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ चले, इसे शादी की शॉपिंग करवा दूंगा। अल्तमश ने बहुत नॉर्मल होकर कहा। हमीदा ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया, वरना उनके माथे पर सिलवटें साफ दिख रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, मैंने सनम के लिए कपड़े ले लिए हैं, उन्होंने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कपड़े नहीं ले। अल्तमश ने हैरान होकर पूछा। इसे अभी दिखाए नहीं है ना, इसलिए इसे पता नहीं है, हमीदा ने सनम को घूरते हुए जवाब दिया। सनम चुपचाप खड़ी रही। तुम अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। उन्होंने सनम को वहां से भगा दिया। सनम को खड़ा देखकर वो गुस्से से बोले, तो सनम तेजी से जाने लगी। तभी अल्तमश ने दोबारा उसे रोका। दरअसल ताई जी, मुझे इकरा के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शादी से इनकार करने पर उसे दुख हुआ होगा। मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ, इसलिए सनम को साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि सनम उसकी पसंद अच्छी तरह जानती है। अल्तमश की इस बात पर हमीदा के चेहरे पर खुशी दिखी और उनका मूड भी अच्छा हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, वो तो ठीक है बेटा, पर हमारे यहाँ तो मुंह दिखाई में खानदानी कंगन दिए जाते हैं दुल्हन को। ओ कमान ताई जी, पुराने रिवाजों को छोड़ दीजिए, आजकल नया दौर है। मैं अपनी पसंद का गिफ्ट देना चाहता हूँ, जिसे चुनने में सनम मेरी मदद करेगी। अब मैं खुद इकरा को तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि खानदानी रिवाजों के मुताबिक वो शादी से पहले मंगेतर के साथ कहीं भी नहीं जा सकती। बात खत्म करते हुए उसका लहजा थोड़ा ताने भरा था। अच्छा ठीक है बेटा, तुम ले जाओ इसे। जाओ सनम, चादर ओढ़ कर आओ। हमीदा ने ना चाहते हुए भी इजाजत दे दी। अल्तमश के चेहरे पर चमक आ गई। कुछ देर बाद सनम काली चादर ले उसके बराबर वाली सीट पर बैठी बेहद खुश लग रही थी। पता है अल्तमश भाई, जब मैंने इकरा दीदी को बताया कि आप उनके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, तो वो हैरान रह गई और फिर बहुत खुश भी हुई। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी, रो भी रही थी, क्योंकि आपने शादी से इनकार किया था ना। उनकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था और आप पर बहुत गुस्सा भी आया था, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है ना। मगर अब उन्हें और आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बच्चों की तरह चहक रही थी और अल्तमश बीच बीच में उसके चहकते चेहरे को देख रहा था। वैसे अल्तमश भाई, आपने पहले इनकार क्यों किया था? मासूमियत से पूछे गए इस सवाल पर अल्तमश ने गहरी सांस लेकर अपने होठ बींच ली। बताए ना अल्तमश भाई। सनम ने जिद की, तो अल्तमश ने बड़ी मुश्किल से भाई शब्द हजम किया। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा सनम, उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा। बहुत जल्द कब? सनम को जानने की जल्दी थी, ताकि बाद में वो इकरा दीदी को बता सके। अल्तमश ये बात जानता था, इसलिए उसने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी इकरा दीदी को कौन से कलर पसंद है? उसने सिर्फ टॉपिक बदलने के लिए पूछा था।
मगर सनम अब पूरे जोश के साथ इकरा दीदी के पसंद के कलर, खाने पीने का शौक और उसकी हर पसंद नापसंद बताई जा रही थी। अल्तमश बड़े सब्र के साथ उसकी बातें सुन रहा था, वरना उसका दिल तो कर रहा था कि सनम को इकरा की बातें करने से रोके और कहे कि सिर्फ अपनी और मेरी बातें करो। गाड़ी जैसे ही शहर में दाखिल हुई, सनम बातें छोड़कर दिलचस्पी से शहर देखने लगी। अपनी 18 साल की जिंदगी में उसे मुश्किल से कुछ ही बार शहर देखने का मौका मिला था, इसलिए वो बड़े चाव से हर चीज को देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकी तो सनम चौंक गई। ये शॉपिंग मॉल तो नहीं लगता। गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग को गौर से देखते हुए वो बोली, हाँ, ये शॉपिंग मॉल नहीं है, मेरा फ्लैट है। यहाँ से कुछ चीजें लेनी है, फिर हम चलते हैं। अल्तमश ने जवाब दिया और उसे लेकर फ्लैट के अंदर आ गए। कुछ पियोगी तुम? सनम को सोफे पर बिठाने के बाद उसने पूछा। सनम ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और पानी मांगा, मगर वो पानी के बजाय जूस ले आया। एनर्जी डाउन हो गई होगी तुम्हारी। उसने मुस्कुराते हुए सनम को जूस का कैन थमाया और खुद अपना कैन लेकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। सनम जूस पीते हुए फ्लैट को देखने लगी, जबकि अल्तमश लगातार उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद जब सनम को उसकी नज़रों का एहसास हुआ तो उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर अपनी लापरवाही की वजह से उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। हम मॉल कब चलेंगे अल्तमश भाई? जब काफ़ी देर हो गई तो उसने परेशान होकर अल्तमश से पूछा, जो बालकनी में खड़ा लगातार फोन पर बिजी था। चलते हैं, थोड़ा वेट करो। अल्तमश ने मोबाइल कान से हटाकर जवाब दिया। सनम ने मुंह बनाया और उबासी लेते हुए सोफे पर लेट गई, क्योंकि बैठे बैठे अब उसकी कमर अकड़ने लगी थी। 10 मिनट बाद अल्तमश कॉल खत्म करके उसके पास आया। सनम उठो, कमरे में चलो, अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने बहुत ही नॉर्मल लहजे में कहा। मुझसे क्या बात करनी है भला आपको? वो हैरान होती हुई उसके साथ कमरे में आ गई। अल्तमश ने जब उसे सोफे पर बिठाकर कहा कि वो उसे प्यार करता है और अभी उन दोनों का निकाह होगा, तो ये सुनकर सनम कुछ देर तक हैरान होकर उसे देखती रह गई। फिर उसने रोना धोना, मिन्नतें करना और गुस्सा दिखाना सब कुछ आजमाया, मगर कुछ काम नहीं आया। आखिर में हुआ वही जो अल्तमश चाहता था। जैसे जैसे इकरा दीदी और अल्तमश की शादी के दिन करीब आ रहे थे, सनम की हालत डर के मारे खराब होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पता नहीं अल्तमश के दिमाग में क्या चल रहा था। फिलहाल वो खामोश था, बस सनम को यकीन था कि वो इकरा से शादी नहीं करेगा, क्योंकि दो बहनें एक साथ एक ही आदमी के निकाह में भला कैसे रह सकती थी। इसलिए वह आजकल नमाजों में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी कि जिस तरह अल्तमश ने घर वालों से छुपाकर उसे निकाह किया है, वैसे ही चुपके से वो उसे तलाक दे दे और इकरा दीदी से शादी कर ले। मगर शादी में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे और उसकी दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही थी। वो इस डर में जी रही थी कि अगर घर वालों को उनके निकाह का पता चल गया तो सबकी नज़रों में गिर जाएगी और पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। उसकी गिरती हुई सेहत अल्तमश के अलावा इकरा ने भी नोटिस की थी। इकरा ने बड़े प्यार से पूछने की कोशिश भी की, पर सनम बात को टाल देती थी। कल मेहंदी थी और रस्में शुरू होने में बस 1 दिन बचा था। सनम बेचैनी में हवेली के चक्कर काट रही थी। अल्तमश ने अपने कमरे की खिड़की से उसे हॉल में देखा तो उसके पास चला आया। क्यों इतनी परेशान हो रही हो मेरी जान? मैं हूं ना, सब संभालूंगा। स्विमिंग पूल के पास बैठी सनम के करीब जाकर उसने नरमी से कहा। अपने ख्यालों में खोई सनम अल्तमश को पास देकर चौंक गई और तेजी से खड़ी हो गई। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे चुपचाप तलाक दे दीजिए और इकरा दीदी से शादी कर लीजिए, सनम ने दबी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही अल्तमश के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उसने सनम पर सिर्फ एक नज़र डाली और बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। सनम बेबसी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसका दिल किया कि वो चीख चीख कर रोए। थके हुए कदमों से वो अंदर हॉल में आ गई। सामने ही हमीदा बेगम सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। सनम को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। तुम कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही हो महारानी? जाओ किचन में जाकर नौकरों की मदद करो। उनका लहजा हमेशा की तरह सख्त था। सनम अपने आंसू पीकर किचन में आई तो सामने अल्तमश की माँ फरजाना खड़ी नौकरों से जूस बनवा रही थी। सनम, ये जूस जरा अल्तमश के कमरे में दे आओ, उन्होंने उसे देखते ही फौरन कहा। जी ताई जी। सनम ने आगे बढ़कर जूस का ग्लास ट्रे समेत उठा लिया। अल्तमश ने उसकी रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो जूस देने के बहाने
उसके कमरे में जाकर उसे मनाने की कोशिश करना चाहती थी। दस्तक देने पर भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो खुद ही दरवाज़ा धकेलकर अंदर चली गई। लाइट बंद थी और कमरे में हल्का सा अंधेरा था। अल्तमश न जाने कहाँ था। वो बेड के पास साइड टेबल पर गिलास रख ही रही थी कि तभी क्लिक की आवाज़ हुई। उसने पलटकर देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था और सामने अल्तमश खड़ा था। वो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। बाहर क्या कह रही थी तुम? तलाक दे दूँ तुम्हें? उसकी नज़रों के साथ साथ लहजा भी डरावना था, मगर सनम समझ नहीं पाई। हाँ, प्लीज़ तलाक दे दीजिए। सिर्फ आज का ही दिन बचा है। किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आप तलाक दे देंगे तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। उस कम रोशनी में वो उसके खूंखार चेहरे के एक्सप्रेशन को देख नहीं पाई और अपनी ही धुन में बोलती गई। उसकी बोलती तब बंद हुई जब अल्तमश ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर पटक दिया। क्या कर रहे हैं आप? सनम की सांसें गले में अटक गई। वही जिसके बाद तुम दोबारा तलाक शब्द बोलने के काबिल नहीं रहोगी। उसे सनम का दुपट्टा उतार कर दूर फेंकते हुए बड़े ही खतरनाक लहजे में कहा। नहीं। सनम पूरी ताकत से उसे रोकने लगी, मगर अल्तमश पर जैसे जुनून सवार हो गया था। उसने सनम के हाथ पकड़कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी गर्दन पर झुक गया। उसका बर्ताव बहुत खतरनाक था। सनम रोते हुए बुरी तरह तड़पने लगी। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अल्तमश बौखलाकर पीछे हटा। सनम झटके से उठकर सीधी हुई और जोर जोर से रोने लगी। रोना बंद करो पागल लड़की, और अपना हुलिया ठीक करो। अल्तमश ने जमीन पर गिरा दुपट्टा उठाकर उसके सिर पर डाला। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड से नीचे उतारा। जल्दी करो। अल्तमश की बात सुनकर सनम ने तेजी से आंसू पोंछे और अपना दुपट्टा ठीक किया। बाहर दस्तक के साथ साथ घर वालों की आवाजें भी आ रही थी। अल्तमश उसके हुलिये को ठीक समझकर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, सनम ने तेजी से अपना दुपट्टा उतारकर वापस वही फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि उसकी ऐसी हालत देखकर सब उसे बेकसूर समझेंगे और सारा इल्जाम अल्तमश पर आएगा, मगर ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जैसे ही अल्तमश दरवाज़ा खोलने के लिए पलटा, सनम को रोता देख वो हैरान रह गया। तब तक लॉक खुल चुका था और बाहर खड़े लोग दरवाज़ा धकेलकर अंदर आ गए थे। सनम का हुलिया देखकर पहले तो सबको साफ सूंघ गया, फिर हमीदा बेगम चीखते हुए आगे बढ़ी। अपनी जवानी संभाली नहीं गई तुमसे, जो मेरे दामाद के पास चले आए? निकली ना अपनी माँ की तरह आवारा और बदचलन? उसने भी मेरे शौहर को अपनी अदाओं में फंसाया था। हमीदा चिल्लाते हुए दोनों हाथों से सनम को पीटने लगी। सनम को लगा था कि उसका हुलिया देखकर सब समझेंगे कि अल्तमश उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर यहाँ सब उल्टा हो गए। वो हमीदा की मार खाती चुपचाप खड़ी रह गई। बाकी सब भी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे और कोई हमीदा को रोक भी नहीं रहा था। अल्तमश, जो खुद इस सिचुएशन को देखकर दंग रह गया था, अचानक होश में आया और आगे बढ़ा। खबरदार ताईचे, मेरी बीवी पर दोबारा हाथ उठाया तो। उस सनम को उनकी मार से बचाकर अपनी तरफ खींचते हुए जोर से गरजा। बीवी शब्द सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। कुछ देर बाद हवेली के हॉल में अदालत सजी हुई थी। अख्तर खान, अकबर खान और फारूक खान सब वहाँ मौजूद थे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अल्तमश? जानते भी हो कि तुम्हारी शादी इकरा से होनी है? अख्तर खान ने अपनी भारी आवाज में पूछा। मैंने कुछ गलत नहीं किया दादाजी। सनम से निकाह किया है। सनम कोई गैर नहीं, आपकी अपनी पोती है। इकरा हो या सनम, क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मैंने अपने ही खानदान की लड़की से की है ना। फिर आप लोग मुझे इस तरह गुनहगार बनाकर बुरा भला कैसे कह सकते हैं? अल्तमश की बात ने अख्तर खान समेत सबको कुछ देर के लिए चुप करा दिया। फिर भी तुम्हारी मंगेतर इकरा थी, सनम नहीं। इस लड़की ने अपनी अदाओं से तुम्हें बहकाया है। अपनी और तुम्हारी उम्र का फर्क भी नहीं देखा। हमीदा का लहजा जहर भरा था। उनका बस चलता तो सनम की जान ले लेती, जिसने उनकी बेटी का हक छीन लिया था। घर की औरतें सनम को कोस रही थी, जबकि सभी मर्द अल्तमश को निशाना बना रहे थे, क्योंकि असली कसूरवार वही था। अब्बू, अपने पोते से कहिए कि इस लड़की को अभी के अभी तलाक दे दे। मैं अपनी बेटी का हक किसी को नहीं छीनने दूंगी, हमीदा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। हमीदा ने अपने ससुर के सामने ये मांग रखी, पर उनके कुछ बोलने से पहले ही अल्तमश बोल पड़ा। ताई जी, ऐसा सोचिएगा भी मत कि मैं सनम को छोड़ दूंगा। और आपकी बेटी का कैसा हक? सनम मेरे निकाह में है। मैं मंगनी मंगनी जैसी फालतू चीज़ों को नहीं मानता। मैंने तो आप सबको पहले ही साफ साफ कह दिया था कि मुझे इकरा से शादी नहीं करनी। फिर ज़बरदस्ती करके आपको क्या मिला?
अल्तमश निडर होकर बोल रहा था। आंसू बहाती सनम सिर झुकाए उसके साथ खड़ी थी। ठीक है, तुमने अपनी मनमर्जी की है तो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अख्तर खान के इस हुक्म पर अल्तमश ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और रोती हुई सनम का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। उधर हमीदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा था कि अख्तर खान सनम को तलाक दिलवाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्तमश सनम को वापस उसी फ्लैट में ले आया था। दोपहर से रात हो गई, पर सनम का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो बेड पर घुटनों में सिर दिए बैठी रो रही थी। खाने की ट्रे लेकर आता अल्तमश उसे देखकर काफी चिढ़ गया। यार सनम, अब बस भी करो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है तुमने? वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने तुमसे कभी तमीज से बात तक नहीं की। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि उनसे तुम्हारी जान छूट गई। अल्तमश का लहजा थोड़ा डांटने वाला और थोड़ा अफसोस भरा था। ट्रे पास में रखकर वो खुद भी उसके साथ बैठ गया। सनम की हालत में कोई बदलाव नहीं आया और वो लगातार रोती रही। अच्छा मेरी तरफ तो देखो यार, अल्तमश ने उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। सनम ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। हाथ मत लगाए मुझे। उसने उसका हाथ झटक दिया। ठीक है, नहीं लगाता, पर तुम प्लीज रोना बंद करो। मेरे दिल को कुछ होता है यार, वो बेचारगी से बोला। होता है तो मैं क्या करूं? आप अपना काम कीजिए, वो गुस्से से बोली। कौन सा काम करूं? अब तो सारे काम तुम्हारे साथ ही होंगे मेरी जान, अल्तमश ने शरारती लहजे में कहा। जब सनम को कुछ समझ नहीं आया तो भड़क कर बोले, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तुम उठो, फ्रेश हो जाओ और एक खाना खाओ। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। वरना तुम तो जानती ही हो कि खान खानदान के लड़के खुद उठकर पानी तक नहीं पीते। वह एहसान जताते हुए बोला, मैंने कहा था कि आपको कि खाना बनाओ। मुझे नहीं खाना। अब जाइए यहाँ से। आप मुझे जहर से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं। आपकी वजह से सबकी नजरों में मेरी इज्जत खत्म हो गई। वो रोते हुए बोली, पहले कौन सा वो लोग तुम्हें बड़ी इज्जत देते थे? अल्तमश ने तंज कसते हुए कहा। सनम ने उसे गुस्से से देखा और वहां से उठने लगी। तभी अल्तमश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। सनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इतनी नरमी से पेश आ रहा हूँ। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। जो कहा है चुपचाप करो। अल्तमश के लहजे की सख्ती ने सनम को डरा दिया। वो खामोशी से वापस बेड पर बैठ गई। अल्तमश ने ट्रे उसकी तरफ खिसकाई और निवाला बनाकर सनम की तरफ बढ़ाया तो उसने अपना मुंह पीछे कर लिया। अल्तमश ने उसे गुस्से से घूरा। मुझे भूख नहीं है, सच में। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे टेंशन में भूख नहीं लगती, वो रोते हुए बेबसी से बोले। अल्तमश ने एक गहरी सांस ली, उसे देखा और निवाला वापस प्लेट में रखकर ट्रे उठाई और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो सनम अभी भी रोने में बिजी थी। अल्तमश ने खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की। वो जितना नरम दिल था, गुस्सा भी उसे उतना ही तेज आता था। वो सनम के साथ सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे उन लोगों के लिए रोते देखकर उसे गुस्सा आ रहा था जिन्होंने हमेशा उसकी बेइज्जती की थी। सोने का इरादा नहीं है क्या? या रात भर यही काम जारी रखोगी? लाइट बंद करके उसके पास बेड पर लेटते हुए उसने कहा। अल्तमश को बेड पर लेटता देख सनम तेजी से उठने लगी। अल्तमश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी कोशिश नाकाम कर दी और उसे अपने बराबर लिटा दिया। छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं सोना, वो बुरी तरह डर कर चिल्लाई। चिल्लाओ मत यार, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, अल्तमश ने चिढ़ते हुए कहा और अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। सनम ने विरोध करना छोड़ दिया और रोने लगी। क्यों रो रही हो? रो रो कर आंखों का बुरा हाल कर लिया है तुमने। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। अल्तमश ने कुछ पल उसे रोते हुए देखा, फिर उसके आंसू पोंछते हुए नरमी से बोला। सनम ने हैरानी से उसे देखा। फिर हवेली में क्यों? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन अल्तमश उसका मतलब समझ गया था। मुझे तुम्हारे तलाक मांगने पर गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था, सजा दे रहा था। मैं कोई जाहिल या बदतमीज इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। निकाह जबरदस्ती किया क्योंकि वो मजबूरी थी, मगर आगे ऐसा नहीं होगा। तुम मेरे साथ बेफिक्र होकर रहो। हमारे बीच की दूरियां तभी खत्म होगी जब तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा। अब सुकून से सो जाओ। बात खत्म करते हुए उसने झुककर सनम के माथे को चूमा। सनम ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अल्तमश मुस्कुराते हुए उस पर कंबल डालकर खुद भी सो गया। सुबह जब सनम की आंख खुली तो अल्तमश को वहां ना पाकर उसने शुक्र मनाया और उठ बैठी। दुपट्टा गले में डालकर वो फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई
तो अल्तमश कमरे में ही था और टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखी थी। ब्लैक ट्राउजर और टी शर्ट में वो काफी अच्छा लग रहा था। उसे सनम को देखकर स्माइल दी, मगर सनम ने चिढ़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आओ नाश्ता कर लो। उसे खड़ा देख अल्तमश ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। सनम भूख हड़ताल करने का मन बना चुकी थी, लेकिन गर्मा गर्म पराठे और ऑमलेट को देखकर उसे अचानक भूख महसूस होने लगी। कल से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अल्तमश ने कप में चाय निकालकर उसके सामने रखी, साथ ही उबला हुआ अंडा और ब्रेड पर मक्खन लगाकर उसकी प्लेट में रख दिया और खुद पराठा ऑमलेट खाने लगा। सनम ने अपना गुस्सा दबाया और ब्रेड की छोटी छोटी टुकड़े चाय के साथ खाने शुरू किए। अल्तमश ने आधा पराठा खाकर रख दिया और चाय पीने लगा। तब सनम ने ब्रेड साइड में रखी और उसका बचा हुआ पराठा उठाकर ऑमलेट के साथ खाने लगी। अल्तमश पहले तो चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हवेली में उसका आना जाना कम था, इसलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि सनम नाश्ते में क्या खाती है। उसे लगा था कि वो इतनी नाजुक है तो ब्रेड अंडा ही खाती होगी, मगर उसे पराठा खाते देख उसे हंसी आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। नाश्ते के बाद वो तैयार होकर ऑफिस चला गया, लेकिन सनम घर में अकेली नहीं थी। काम करने वाली नौकरानी आ चुकी थी, जिसे अल्तमश के वापस आने तक सनम के साथ ही रहना था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अल्तमश सुबह ऑफिस जाता और शाम को लौटता। सनम सारा दिन या तो सोती रहती या टीवी देखती। कभी कभी वो रोना धोना शुरू कर देती, जो पूरा पूरा दिन चलता रहता। अल्तमश उसे हर तरह से मनाने की कोशिश करता। वो प्यार दिखाता तो सनम जिद पर अड़ जाती, और अगर सख्ती करता तो डर कर रोने लगती। अल्तमश अब उससे परेशान होने लगा था। हवेली वालों ने उनसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था, जिसका सनम को बहुत दुख था। उसे लगता था कि इस सब के लिए अल्तमश ही जिम्मेदार है। उस दिन भी सारा दिन सोने के बाद जब वो शाम को उठी तो उसे हवेली वालों की याद आने लगी और वो रोने लगी। नौकरानी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर नाकाम रही। ठीक उसी समय अल्तमश घर पहुंचा। वो ऑफिस से थका हारा आया था और सनम को फिर से रोता देख उसका पारा चढ़ गया। क्या मुसीबत पाल रखी है ये? हर वक्त का रोना धोना। आखिर कौन सा जुल्म कर दिया मैंने तुम पर? अगर जरा सी भी अकल होती ना, तो रोने के बजाय मेरे साथ खुश रहती। मैंने उन लोगों से तुम्हारी जान छुड़ाई है, जिन्होंने तुम्हें नौकरानी बनाकर रखा था। हवेली में तुम्हारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं थी। मैं तुम्हें उस नरक से निकाल कर लाया हूँ। तुम्हें प्यार और हर ऐशो आराम देना चाहता हूँ, पर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें तो बस वापस हवेली की वही नौकरानी वाली जगह चाहिए। अल्तमश गुस्से में बोल रहा था। सनम, जो अब तक रो रही थी, अपनी सांसें रोककर उसकी बातें सुन रही थी। उसे अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे बार बार नौकरानी मत कहिए, उसने भी गुस्से में जवाब दिया। तो क्या थी तुम वहाँ, कोई महारानी थी? अल्तमश ने तंज कसते हुए कहा। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं मेरी बेइज्जती करने का। सनम फिर से रोने लगी। अल्तमश ने झुंझलाकर अपने बाल मुट्ठियों में पकड़ लिए और गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत किया। फिर वो सनम के पास आकर बैठ गया। सनम उससे दूर हटने लगी, पर उसने उसे हटने नहीं दिया। यार, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा। जो बताओ, हवेली वाले बचपन से तुम्हारे साथ करते आए हैं, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले का तो पता नहीं, पर जब से तुमसे प्यार हुआ है, मैं उनका वो व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। समझने की कोशिश करो मेरी जान। उसने सनम का हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा। सनम थोड़ी शांत हुई। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी इकरा दीदी की शादी असद से हो रही है। अल्तमश ने याद आने पर बताया। असद उनकी बुआ का बेटा था। सनम चौंक गई। अब तुम इस पछतावे से बाहर आ जाओ कि तुमने अपनी दीदी का हक छीना है। तुमसे शादी करना सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला था। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं भी होता, तभी मैं इकरा से शादी नहीं करता। अल्तमश ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी, क्योंकि सनम को लगता था कि अगर वो बीच में ना होती तो अल्तमश और इकरा की शादी हो जाती। इकरा की शादी की बात सुनकर सनम को दिल में थोड़ी तसल्ली महसूस हुई थी, इसलिए उस रात उसने अल्तमश को तंग नहीं किया। उसने चुपचाप खाना खा लिया और खाने के बाद अल्तमश उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया। इतने दिनों तक फ्लैट में बंद रहने की वजह से सनम को घुटन हो रही थी, इसलिए जब अल्तमश ने जोर दिया तो साथ जाने के लिए मान गई। आइसक्रीम के बाद वो उसे शॉपिंग मॉल ले आया। वो चाहता था कि सनम अपनी पसंद की चीज़ें खरीदे, लेकिन सनम ने मना कर दिया। उसे वही दिन याद आ गया जब शॉपिंग के नाम पर ही वो उसे शहर लाया था और ज़बरदस्ती निकाह किया था। उसके इनकार के बावजूद अल्तमश ने खुद ही उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग की। सनम की इस खामोशी को अल्तमश ने अपनी जीत समझ लिया, इसलिए रात को सोते वक्त
उसके रवैये से हौसला पाकर वो जैसे ही उसके करीब आने लगा, सनम ने बुरी तरह उसका हाथ झटक दिया। अल्तमश एक गहरी सांस लेकर पीछे हट गया। अगले दिन सनम टीवी देख रही थी जब अल्तमश अचानक घर आया और जोर से बोला, उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, हवेली से बुलावा आया है तुम्हारा। एक तो दोपहर में उसका अचानक आना और ऊपर से आधी अधूरी बात। सनम उसे हैरानी से देखने लगी। अरे सुना नहीं तुमने? हवेली से बुलावा आया है। अख्तर खान अपनी पोती को याद कर रहे हैं। अल्तमश ने अपनी बात दोहराई। दादाजी? मगर क्यों? सनम को यकीन नहीं हुआ। लगता है उनका आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए शायद तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हो। वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोला। माफ़ी क्यों? सनम को हैरत हुई। उफ! अल्तमश ने अपने सिर पर हाथ मारा। एक तो तुम बहुत भोली हो। इतने सालों से जो बुरा बर्ताव उन्होंने तुम्हारे साथ किया, शायद उसका अफसोस हो गया होगा, या हो सकता है तुम्हारे पापा ने उनके सपने में आकर उन्हें एहसास दिलाया हो। खैर, अब सवाल बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। समझने के साथ ही उसने उसे हल्का सा डांट भी दिया। सनम खुशी के मारे बेहाल होकर चादर लेने अंदर भागी। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठी अल्तमश के साथ हवेली जा रही थी। हवेली पहुंचते ही सबने उसे बहुत बेरुखी से देखा, जिससे सनम का चेहरा उतर गया। जब वो दादाजी के कमरे में गई तो वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वो खुश हो गए। आ गई मेरी बच्ची। अख्तर खान उसका हाथ थाम कर रो पड़े। उसके बाद वहाँ का मंजर बहुत अजीब था। दादाजी बार बार उससे माफ़ी मांग रहे थे और उसका माथा चूम रहे थे। सनम उनके बदले हुए रवैये को देखकर हैरान थी। उधर अल्तमश दादाजी का प्यार और सनम की हैरानी देखकर मुंह पर हाथ रखे अपनी मुस्कुराहट दबा रहा था। उसकी कही बात सच निकली थी। दरअसल अख्तर खान के सपने में सादिक खान आए थे और उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई जातियों पर नाराजगी जताई थी। सुबह उठते ही अख्तर खान का ज़मीर जाग गया। उन्होंने सबको बुलाकर, खासकर हमीदा से साफ कह दिया, जैसे इस घर में तुम्हारी बेटी इकरा की अहमियत है और जायदाद में हिस्सा है, वैसे ही सनम की भी अहमियत है और जायदाद में उसका पूरा हक होगा। अगर दोबारा उसे नौकरानी बनाने की कोशिश की गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी के कहने पर अल्तमश सनम को कुछ दिनों के लिए हवेली छोड़कर चला गया। धीरे धीरे हमीदा को छोड़कर बाकी सबका रवैया भी सनम के साथ ठीक हो गया। सबने उसे अल्तमश की बीवी के तौर पर स्वीकार कर लिया था। एक हफ्ते बाद जब अल्तमश उसे लेने हवेली आया तो सनम को खुश देखकर उसे सुकून मिला। रात को सनम अनजाने में कमरे में दाखिल हुई, मगर सामने अल्तमश को देखकर रुक गई। इतने दिनों से वो इस कमरे में अकेली सो रही थी। अब सब ठीक होने के बाद उसे सामने देखकर वो घबरा गई। पहले तो वो नाराज़गी दिखाकर उसे खुद से दूर रखती थी, मगर अब नाराज़गी की कोई वजह ही नहीं बची थी। उसकी नज़दीकी का सोचकर सनम घबराहट के मारे कमरे से बाहर भागने ही वाली थी कि अल्तमश ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अल्तमश! वो बुरी तरह नर्वस हो गई। नाम ले लिया है तो प्लीज़ अब आगे भाई मत लगाना, उसने सनम के कान के पास झुककर कहा। तो सनम की हंसी छूट गई। खुश लग रही हो, क्या बात है? क्या सबसे सुलह हो गई? उसने सनम को बेड पर बिठाते हुए पूछा। सनम उसका इशारा समझ गई। हमीदा आंटी का मेरे साथ ठीक होना तो इस जन्म में नामुमकिन है। इकरा दीदी से सुलह हो गई है। वैसे वो मुझसे नहीं, आपसे नाराज़ थी, पर अब नहीं है, क्योंकि वो असद भाई के साथ बहुत खुश है, उसने मुस्कुराते हुए बताया। तो हम गरीबों के साथ सुलह करने का कब इरादा है? हम तो कब से वेटिंग लिस्ट में लगे हैं, अल्तमश ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से पूछा। सनम शर्मा गई और उसकी पकड़ से छुटकर उठने लगी। तभी अल्तमश ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। अब भागना नामुमकिन है मेरी जान, क्योंकि अब मुझ में और सब्र नहीं है। ये कहते हुए वो किसी काली घटा की तरह उस पर छा गया। सनम ने शर्म के मारे हल्की सी कोशिश की उसे रोकने की, पर अल्तमश ने उसकी हर कोशिश को खामोश कर दिया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जब विदाई का दिन आया तो हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। हमीदा ने रस्म के तौर पर सनम के सिर पर दुपट्टा डाला, मगर उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी। इकरा ने उसे दिल से गले लगाया और कान में धीरे से कहा, हमेशा खुश रहो। सनम की आंखें भर आई। दादाजी ने उसका माथा चूमा और उसे ढेरों दुआएं दी। अल्तमश सनम का हाथ थाम कर उसे गाड़ी तक ले आया। शहर तक का पूरा सफर खामोशी में बीता। सनम खिड़की से बाहर देखती रही और उसके आंसू चुपचाप गालों पर बहते रहे। अल्तमश बीच बीच में उसे देखता, मगर कुछ बोला नहीं। वो जानता था कि सब कुछ ठीक होने में अभी समय लगेगा। शहर में उनका नया फ्लैट पहले वाले से भी बड़ा और शानदार था। अल्तमश ने उसे खास सनम की पसंद के मुताबिक सजवाया था। घर में हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंगों का बहुत खूबसूरत तालमेल था और कोने कोने में
फूलों के गुलदस्ते रखे थे। जब सनम अंदर दाखिल हुई तो एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आई, पर उसने खुद को संभाला और खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई। अल्तमश ने नौकरों को रात का खाना तैयार करने को कहा और खुद भी अंदर आ गए। सनम कमरे में थी। अल्तमश दरवाजे के पास रुककर उसे देखने लगा। सनम की पीठ उसकी तरफ थी और उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। वो रो रही थी। अल्तमश ने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसके पास आया। सनम, उसने बहुत नरमी से पुकारा। सनम ने झट से अपने आंसू पोंछे और मुड़ने की कोशिश की, पर अल्तमश पहले ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें और भीगे गाल देखकर अल्तमश का दिल भर आया। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। सनम ने नजरें चुराई, पर उसकी आंखों से आंसू फिर से निकल आए। सब कुछ बहुत गलत हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जैसे रहना चाहिए था वैसे नहीं रही। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे वापस जाना है। वो हिचकियाँ लेते हुए बोलती गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। अल्तमश खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब पहले वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। ठीक है, उसने सपाट आवाज में कहा। सनम ने चौंक कर उसे देखा। ठीक है मतलब? वो समझ नहीं पाए। मतलब जो तुम चाहती हो वही बताओ। अल्तमश ने सीने पर हाथ बांधकर उसे देखा। सनम ने आंसू पोंछे। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। अलग कमरे में। अल्तमश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने तुरंत दबा लिया। ठीक है, जाओ। सनम को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि वो उसे रोकेगा, डराएगा या धमकी देगा, पर वो तो चुपचाप खड़ा था। सनम ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बराबर वाले कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठकर फिर से रोने लगी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे आखिर क्या चाहिए। इधर अल्तमश कमरे में खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर उसने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल की। हाँ, भेजो। बस 1 घंटे में यहाँ पहुँचना चाहिए। छोटी सी बात करके उसने फ़ोन रख दिया और बाहर चला गया। 1 घंटे बाद सनम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आंखें पोंछकर दरवाज़ा खोला तो सामने अल्तमश खड़ा था। उसके हाथ में गर्म चाय का कप और एक छोटा सा बॉक्स था। सनम ने तेजी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर अल्तमश ने अपना पैर बीच में लगा दिया। बस चाय देने आया हूँ, अंदर भी नहीं आऊँगा। सनम ने उसे शक भरी नजरों से देखा, फिर दरवाज़ा खोला और कप ले लिया। ये क्या है? उसने बॉक्स की तरफ इशारा किया। तुम्हारी पसंदीदा पिस्ता आइसक्रीम, अल्तमश ने सादगी से कहा। सनम की आंखें फिर से भर आई। उसे याद आया कि एक बार उसने बातों बातों में अल्तमश को बताया था कि उसे पिस्ता आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है, और उसने ये छोटी सी बात भी याद रखी थी। एक आंसू सनम के गाल पर बह गया। अल्तमश ने हाथ आगे बढ़ाकर अपने अंगूठे से वह आंसू साफ किया। मुझसे नफरत करो सनम, गुस्सा करो, लड़ो, मगर भूखी मत रहो, उसने धीमी आवाज में कहा और वापस मुड़ गया। सनम दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल अजीब कश्मकश में था। रात को सनम कमरे में बैठी छत को देख रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में पुरानी यादें घूम रही थी। वो दिन जब अल्तमश ने कहा था कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। वो पल जब उसने सबके सामने उसे अपनी बीवी कहा था। और आज का ये लम्हा जब वो चुपचाप वापस चला गया। तंग आकर वो उठी और कमरे से बाहर आई। लिविंग रूम में लाइट जल रही थी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचे तो देखा कि अल्तमश सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने सिर उठाकर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। नींद नहीं आई? उसने बिना किसी ताने के पूछा। सनम ने नाम में सिर हिलाया और पास वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ देर खामोश रही। फिर सनम ने अचानक पूछा, आपको सॉरी बोलना आता है? अल्तमश ने लैपटॉप साइड में रखा और उसे देखा। जब वाकई मेरी गलती हो तब बोलता हूँ, उसे सीधा जवाब दिया। तो क्या आपको लगता है कि आपने गलती की? सनम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अल्तमश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो तरीका मैंने अपनाया वो गलत था। तुम्हारी मर्जी के बिना निकाह करना गलत था। तुम्हें डराना धमकाना गलत था। उसकी आवाज़ में पहली बार सच्ची शर्मिंदगी थी। मगर यह भी सच है सनम कि जब तुमसे मोहब्बत हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर भी जो रास्ता मैंने चुना वो ठीक नहीं था। सनम की आंखें भर आई। वो पहली बार इस तरह बात कर रहा था, बिना किसी धमकी, गुस्से या किसी चाल के। तो अब क्या होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। अल्तमश उठा और उसके सामने आकर बैठ गया, उसके चेहरे के इतना करीब कि सनम को उसकी आंखों में खुद की परछाई नजर आने लगी। अब जो तुम चाहोगी वही होगा, अल्तमश ने धीरे से कहा। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं वो सब ठीक करना चाहता हूँ जो गलत हुआ। अगर मौका ना दो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा।
मगर तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सनम के गालों पर आंसू तो थे, पर उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं था। वो देख रही थी कि सामने बैठा एक शख्स आज बदला हुआ था, नरम, सच्चा और ईमानदार। अल्तमश ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सनम की हथेली पर रख दिया। एक मौका? उसने पूछा। सनम ने एक लंबी सांस ली और कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। फिर धीरे से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। अल्तमश के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, वो सनम ने पहले कभी नहीं देखी थी, एकदम सच्ची। अगले कुछ दिनों में सनम ने महसूस किया कि अल्तमश वाकई बदल गया है। अब वो उसे डराता नहीं था और ना ही सख्ती करता था। सुबह दोनों साथ नाश्ता करते और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता। कभी फूल, कभी चॉकलेट, तो कभी कोई किताब। सनम के दिल की पत्थर जैसी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। एक शाम वो बालकनी में खड़ी थी। अल्तमश चाय के 2 कप लेकर आया और खामोशी से उसके पास खड़ा हो गया। सनम ने कप लिया और दोनों कुछ देर बिना बोले शहर का नजारा देखते रहे। यहाँ अच्छा लगता है? अल्तमश ने पूछा। सनम ने एक पल सोचा और कहा, हाँ, और साथ में आप हो तो और भी अच्छा लगता है। जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, वो खुद भी चौंक गई। अल्तमश ने उसे देखा तो सनम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जैसे ही नजरें चुराई, अल्तमश ने धीरे से उसके हाथ से कप लेकर रेलिंग पर रखा और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सनम ने शर्म के मारे आंखें झुका ली। ऊपर देखो, उसने नरमी से कहा। सनम ने धीरे धीरे आंखें उठाई और अल्तमश की आंखों में देखा। उसकी नजरों में जो प्यार था, उसे देखकर सनम का दिल एक अनजानी खुशी से भर गया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ सनम, सच में, अल्तमश ने धीरे से कहा, और वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। सनम की आंखें फिर भर आई, मगर इस बार एक खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से अपना सिर अल्तमश के सीने पर रख दिया और अल्तमश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वे दोनों उस पल को जी रहे थे जो शायद उनके नसीब में पहले से लिखा था। बस रास्ता कठिन था, मगर मंजिल वही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नई कहानियों के सफ़र से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।